रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंजन एक अमीर घर की लड़की थी। किस्मत से उसकी शादी भी एक अच्छे खासे अमीर घर के लड़के अमन से हुई थी। गुंजन की सास सुरेखा का व्यवहार और बातें उसे बहुत खटकती थी, लेकिन एक आदर्श बहू होने की वजह से वो सब बातों को सुना करती। ऐसे ही एक दिन गुंजन रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारती है, जिसे सुनकर वो भागती हुई अपनी सास सुरेखा के पास जाती है और बोलती है, जी माँ जी। अरे कहाँ मर गई थी बेशरम नासपिटी, कब से आवाज लगा रही हूँ। गला फाड़ फाड़ के मेरा गला ही दर्द हो गया। जा पहले एक गिलास पानी लेकर आ। जी माँ जी। गुंजन सुरेखा की एक आवाज पर पानी लेकर आती है और वो एक घूंट पानी पीकर ग्लास को फेंक देती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, बहू ये कैसा पानी लाई है, ठंडा पानी क्यों नहीं लेकर आई। वो माँ जी, आपका गला और ज्यादा दर्द ना हो इसीलिए सादा पानी लेकर आई हूँ। अब तू सिखाएगी मुझे कि कैसा पानी पीना चाहिए कैसा नहीं। जा जाकर मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। रसोई में जाकर गुंजन बोलती है, यहाँ आकर तो मेरी जिंदगी झंड हो गई है। अपने माँ बाप के घर पर मैं सबके लाडली थी, एक गिलास नहीं उठाया कभी मैंने पानी का, और यहाँ आकर इतने बड़े अमीर घर की बहू बनकर भी मुझे नौकरों की तरह रहना पड़ रहा है। सारे घर की साफ सफाई करो, सबका ध्यान रखो, मेरी कोई लाइफ ही नहीं है यार। ऊपर से माँ जी जब देखो तब मुझे उल्टा सीधा सुनाती रहती है। इतना बोलकर वो अपनी सास को पानी लाकर देती है और सुरेखा पानी पीकर बोलती है, अच्छा अभी क्या कर रही है तू। वो माँ जी सबके गंदे कपड़े रखे हुए हैं तो उन्हीं को धोने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन तुझे सबके कपड़े ही नहीं सारे कमरे के चादर पर्दे कालीन कवर सब धोने हैं और सुखाकर सबके कमरे में प्रेस कर कर पहुँचा दियो। माँ जी ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, मैं अकेली कैसे धो पाऊंगी। वो सब नहीं जानती मैं, मुझे काम पूरा मिलना चाहिए। ठीक है माँ जी। सुरेखा की बात सुनकर गुंजन वैसा ही करती है और कपड़े धोने लग जाती है। कपड़े धोते धोते उसी शाम हो जाती है, साथ ही उसकी कमर भी बहुत दर्द करने लगती है। जिसके बाद वो अपने कमरे में बैठी होती है, तभी सुरेखा आती है और गुंजन खड़ी हो जाती है। जिसके बाद गुंजन बोलती है, माँ जी कुछ काम था, मुझे बुला लेते। क्यों, तेरे कमरे में आकर कोई पाप कर दिया मैंने या कुछ चुरा लूंगी यहाँ से। नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। सुबह मैंने तुझे किसी काम से बुलाया था पर मैं बता नहीं पाई। वो अमन के साथ उसके कुछ दोस्त भी आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा बना ले और सब 8 बजे तक आएंगे वो। माँ जी अब तो 1 घंटे से भी बहुत कम टाइम बचा है, मैं कैसे बनाऊंगी सारा खाना। वो सब मुझे नहीं पता, तेरी हेडेक है, वरना जानती है अमन आकर कितना गुस्सा करेगा। जी माँ जी। गुंजन मन मारकर रसोई में जाती है और सोचती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 घंटे के अंदर मैं जल्दी से क्या बनाऊं जो अच्छा भी हो और सबको पसंद भी आ जाए। कुछ गड़बड़ हो गई तो माँ जी और अमन जी तो मुझे सुना सुना के मार देंगे। गुंजन तू कर सकती है, तू करके दिखाएगी। इतना बोलकर गुंजन फटाफट से खाना रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इतने में अमन अपने दोस्तों को लेकर घर आता है। इसके बाद में उसका दोस्त विकास उनको नमस्ते करते हुए बोलता है, अमन ये तेरी वाइफ है क्या? इनको देखकर लगता नहीं कि ये तेरी वाइफ है, लगता है कोई नौकरानी है। विकास की धीरे से बोली हुई बात को अमन सुन लेता है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो 1 मिनट कहकर चुपचाप से सबके बीच से गुंजन का हाथ पकड़कर साइड में ले जाकर उसे बोलता है, गुंजन ये क्या बदतमीजी है। माँ ने बताया था ना तुम्हें कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, फिर भी उनके सामने तुम ये नौकरानी की तरह बन के खड़ी हो। जाओ जाकर ढंग के कपड़े पहन के आओ, अच्छे से तैयार हो, भूलो मत कि तुम एक बड़े अमीर घर की बहू हो। अमन जी मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़िए, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। गुंजन अच्छी सी साड़ी और हार पहनकर नीचे आती है और अमन बोलता है, वो क्या है ना, तुम लोग आ रहे थे तो तुम्हारी भाभी तुम्हारी खातिरदारी में ही लगी थी, इसीलिए ऐसे कपड़े पहन रखे थे। लग रही है ना मेरी बीवी बिल्कुल चांद का टुकड़ा, क्यों है ना गुंजन? हाँ अमन जी। सच में तू बहुत किस्मत वाला है जो तुझे इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी मिली है। बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? इसके बाद सब मिलकर डिनर करते हैं और विकास बोलता है, अरे भाभी जी
आपने तो ये बहुत टेस्टी बनाया है, सच में मजा ही आ गया। भाभी जी थोड़ा और दीजिए ना। जी अभी देती हूँ। गुंजन जैसे ही उसे खाना देती है तभी अमन को गुस्सा आता है और बोलता है, अरे मोटे कितना खाएगा, घर नहीं जाना क्या? साला कैसे देख रहा है गुंजन को, और गुंजन भी इसको भेजता हूँ, फिर इसका रिमांड लूंगा मैं। अच्छा आंटी, मैंने खाना खा लिया, मुझे चलना होगा। इतना बोलकर विकास चला जाता है और सुरेखा बहू के खिलाफ अपने बेटे को भड़का देती है, जिसके बाद अमन उसे कमरे में ले जाकर खूब मारता पीटता है। जिसके बाद घायल गुंजन उससे पूछती है, अमन जी मुझे क्यों मार रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, तुझे नहीं पता कि तूने क्या किया है? रुक, अभी बताता हूँ। तू विकास से कैसे बात कर रही थी, उसे और खाना परोस रही थी, ताड़ भी रही थी ना। तेरा मन मचल गया होगा ना मेरे दोस्त को देखकर। आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ना ही आपके दोस्त को गलत नजरों से देखा। अच्छा, जवान लड़ाएगी, अभी बताता हूँ। इसके बाद अमन उसे और टॉर्चर करता है। अगले दिन उसे उठा तक नहीं जाता और वो रोते हुए बोलती है, भला इसमें मेरी क्या गलती थी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया? कहने को मैं इतने बड़े घर की बहू हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत गरीब है। नौकरों से भी बुरी हालत कर दी है मेरी। इतना बोलकर वो उठ जाती है और घर की साफ सफाई, खाने पीने जैसे सारे काम करती है। कुछ देर बाद में सुरेखा उसे ड्राइवर के साथ में सब्जी लाने भेजती है, जिसके बाद गुंजन कार में बैठकर अपनी रात की बातों को याद करके रोने लगती है। तभी शीशे में से सौरभ नाम का ड्राइवर उसे देखकर बोलता है, अरे मैम साहब, आप रो क्यों रही हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं, तुम गाड़ी चलाओ आगे देखकर। कुछ देर बाद में वो सामान लेकर गाड़ी में बैठने ही जाती है कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और सौरभ उसे संभालते हुए डॉक्टर के पास लेके जाता है। होश में आने के बाद सौरभ उससे सब पूछता है और गुंजन उसे सब बता देती है, जिसके बाद सौरभ हैरान हो जाता है और गुंजन को इस सिचुएशन में नहीं देख पाता। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। वक्त बीतता जाता है। गुंजन सौरभ के करीब आ जाती है। मार्केट जाने के बहाने वो अक्सर उससे मिला करती, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सौरभ उसे समझाते हुए बोलता है, गुंजन, आप ये कब तक सहेंगी? इस शादी के दलदल से बाहर निकल जाइए। तुम सही कह रहे हो, तो क्या तुम मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हो? बताओ मुझे, क्योंकि सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे इस दलदल से बाहर निकाल सकते हो। पर मैं तो एक मामूली सा इनका ड्राइवर हूँ और आप इतने बड़े अमीर घर से हैं। जब प्यार किया है तो डरना क्या? और वैसे भी इस अमीर घर से निकलकर अगर मैं तुम्हारे साथ किसी गरीब खाने में भी रहूंगी ना, तो कम से कम मेरी जिंदगी में प्यार और सुख तो रहेगा। मुझे नहीं चाहिए ये बड़ा घर, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए सौरभ। सौरभ उसके साथ सातों जन्मों रहने का वादा करता है और गुंजन भी अमन के किए अत्याचारों की पुलिस थाने में कंप्लेंट कराती है और कुछ समय बाद में वो उसे तलाक देकर सौरभ के साथ खुशी खुशी शादी कर लेती है। सौरभ ड्राइवर की नौकरी छोड़कर नए काम करने लगता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? अरे शादी से पहले से जानती थी तुम्हें, इतना प्यार करती थी। घर वाले हमारी शादी नहीं करवाते, इसीलिए तुम्हें किराएदार बनाकर अपने साथ अपने ससुराल में रखा, पर तुमने मुझे ही धोखा दिया। इतने सालों तक मुझसे ये बात छुपा कर रखी कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी 5 साल की बेटी भी है। अंजलि जैसे ही सुबह सोकर उठती है तभी उसे अपना सर काफी भारी भारी लगता है, साथ ही उसका जी मचलाने लगता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। उसकी आवाज से अंजलि का पति जयंत उठता है। तभी अंजलि वॉशरूम से बाहर आती है और जयंत कहता है, क्या हुआ अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, कुछ दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। अरे ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? चल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फ्रेश हो जाओ। दोनों जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप के बाद पता चलता है कि अंजलि माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर जयंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जल्दी से अंजलि के साथ घर आकर अपनी माँ सोमा को आवाज लगाता है, माँ,
अरे माँ, कहाँ हो आप? जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा, इतना खुश किस खुशी में हो रहा है? माँ, आप दादी बनने वाली हैं। अंजलि प्रेग्नेंट है। क्या सच में? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। सोमा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उनके ऊपर के फ्लोर पर किराए पर रहने वाला मानव आता है और कहता है, क्या हुआ आंटी जी, किस बात में मेरा शुक्रिया कर रही हो? अरे बेटा, तेरा नहीं, तुझसे ऊपर जो भगवान है उसका शुक्रिया कर रही हो। अंजलि माँ बनने वाली है। हमारे घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो अंजलि जी। जी शुक्रिया। माँ जी, मैं कमरे में जा रही हूँ, नाश्ता वही करूँगी। हाँ हाँ बेटा, आराम कर ले। सोमा की बात सुनकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जयंत भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और सोमा भी किसी काम से बाहर चली जाती है। तभी सीटी बजाता हुआ मानव अंजलि के पास आकर कहता है, मेरी जान, ये कौन सा नया सीन है? सीन नहीं है, आई एम रियली प्रेग्नेंट। ओह वाह, एक बात बताओ, वैसे बच्चा है किसका, मेरा या तुम्हारे उस लल्लू पति देव का? नॉनसेंस, तुम्हारा ही है। जैसे तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं अपने पति को अपना कितने करीब आने देती हूँ और कितने नहीं। तभी तो मेरी जान, अपना अफेयर है। हाँ, और जिसकी खबर किसी को नहीं है। बस तुम्हारा इस घर की बहू से नहीं, बल्कि अब प्रेग्नेंट बहू से अफेयर है। तो ध्यान रखना, यूं ही पागलों की तरह इधर उधर आवारागर्दी मत करना। अरे कैसी बात करती हो जान, जरूरत से ज्यादा ध्यान रखूंगा। अब जल्दी से झप्पी दे दो, इससे पहले तुम्हारी सास आ जाए। मानव की बात सुनकर अंजलि जल्दी से उसे गले से लगा लेती है और मानव वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अंजलि की प्रेगनेंसी को पूरे 4 महीने हो चुके थे। एक सुबह जब सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी जयंत कहता है, अंजलि, आज चेकअप के लिए जाना है, याद है ना? जयंत इतना बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है और वो जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं, ऑफिस में जरूरी काम आ गया है, मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा। पर नहीं, तुम्हें डॉक्टर के पास भी तो ले जाना है। अरे बेटा, मैं ले जाऊंगी बहू को, चिंता क्यों करता है? अरे पर वहाँ पर लंबी लाइन लगी होती है और आपके पैरों में वैसे ही दर्द रहता है, आप कैसे जाएंगी? जयंत इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर मानव आकर कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी? हाँ, बात यह है कि मुझे ऑफिस जाना है एक जरूरी काम से, और आज अंजलि को डॉक्टर के पास भी ले जाना है। माँ को भेज नहीं सकते हैं, अब क्या करें ये समझ नहीं आ रहा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ले जाता हूँ अंजलि जी को डॉक्टर के पास। हाँ ले जा बेटा, बहुत भला होगा तेरा। अरे कैसी बात करती हैं, आप लोग मेरे अपने ही हैं। ठीक है, तुम अंजलि को ध्यान से ले जाना और डॉक्टर जो भी कहे ध्यान से समझ कर आना। मैं भी जाता हूँ ऑफिस। इतना कहकर जयंत ऑफिस के लिए निकल जाता है और अंजलि भी रेडी होकर मानव के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाती है। और वहाँ से आते हुए अंजलि मानव से कहती है, मानव, आज कितने दिनों बाद हम बाहर आए हैं ना? मेरी जान, काफी टाइम हो गया। पता नहीं मेरी डिलीवरी कब होगी और मैं खुद से इधर उधर जा पाऊंगी। मुझसे ना तुमसे ऐसे दूर नहीं रहा जाता। कोई नहीं अंजलि, तुम चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक होगा। तुम कभी मेरा साथ छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं जाऊंगा जान। ऐसे ही बातें करते करते दोनों घर आ जाते हैं और यूं ही वक्त गुजरता है। पर घर पर किसी को भी अपनी गर्भवती बहू के अफेयर के बारे में नहीं पता चलता। ऐसे ही अंजलि की प्रेगनेंसी को 8 महीने पूरे हो जाते हैं। घर पर अंजलि की गोद भराई की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच मानव जयंत से कहता है, जयंत जी, मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये कहने की बात है, आखिरकार होने वाले बच्चे के मामा हो आप। हाँ 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 मामा, अबे गधे, बाप हूँ उसका। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर मानव वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही गोद भराई के एक दिन पहले अंजलि चुपके से मानव के कमरे में जाती है, जहाँ पर मानव नहीं था, पर उसका फोन रखा था और लगातार वो वाइब्रेट हो रहा था। ये देखकर अंजलि मानव का फोन उठाकर जैसे ही हेलो बोलती है, तभी सामने वाली लड़की कहती है, सुनिए जी, आप कहाँ हैं? अरे सुबह से अभी तक आपने फोन नहीं किया, ना ही वीडियो कॉल किया। आपको पता है आपकी लाडली आपको देखे बिना खाना नहीं खाती है। एक वीडियो भेजा है आपको, देख लेना। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है, जिसके बाद अंजलि मानव का फोन चेक करती है
तो उसे पता चलता है कि मानव पहले से ही शादीशुदा है, साथ ही उसकी एक 5 साल की बेटी है। ये सच जानकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहाँ पर मानव आकर कहता है, अंजलि तुम यहाँ और मेरा फोन तुम्हारे पास? शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? अरे शादी से पहले से जानती थी तुम्हें, इतना प्यार करती थी। घर वाले हमारी शादी नहीं करवाते, इसीलिए तुम्हें किराएदार बनाकर अपने साथ अपने ससुराल में रखा, पर तुमने मुझे ही धोखा दिया। इतने सालों तक मुझसे ये बात छुपा कर रखी कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी 5 साल की बेटी भी है। अंजलि तो इसमें इतना गुस्सा किस बात का है? धोखा तो तुम भी दे रही हो ना अपने पति और सास को। हाँ दे रही हूँ, पर मैंने तुम्हारी तरह कुछ छुपा के नहीं रखा। जो था तुम्हारे सामने था। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में जो था वो सब कुछ खत्म। समझ गए तुम? कल शाम मेरी गोद भराई से पहले तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना। समझ गए तुम? अरे घिन आती है मुझे ये सोचकर कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहकर अंजलि रोते हुए मानव का फोन जोर से जमीन पर पटकती है और मानव के कमरे से बाहर आ जाती है। वहीं मानव भी अपना सच सामने आने के बाद जॉब ट्रांसफर का बहाना लगाकर रातों रात अंजलि का घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। सोमा और जयंत को कभी अपनी गर्भवती बहू के अफेयर का पता ही नहीं चलता। अंजलि का ये सच हमेशा के लिए उसके अंदर ही दफन होकर रह जाता है। कावेरी एक बहुत ही कंजूस औरत थी, जिसके पास किसी धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय नियत के। वो कभी किसी चीज के लिए भी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होती है, यहाँ तक कि वो अपने लिए भी कभी कुछ नहीं लेती थी। उसकी इस आदत से उसकी बहू काजल बड़ी ही दुखी थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज काजल अपनी सास कावेरी के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे इस घर में आए महीनों होने वाले हैं, लेकिन जब से आई हूँ तब से आपको हर चीज में कंजूसी करते हुए ही देख रही हूँ। आखिर इतनी कंजूसी क्यों है माँ जी? तो फिर तेरा क्या मन है बहू, अपनी सारी दौलत बिना बात के उड़ाती फिरूं? और तू कौन होती है मुझे कंजूस बोलने वाली? जैसे खुद तो आए दिन शॉपिंग पर बैठी रहती है। माँ जी, शॉपिंग पर बेशक ना बैठी रहूं, लेकिन जरूरत आने पर तो अच्छे से खर्च करती हूँ ना। आपकी तरह सब दबा कर नहीं बैठ जाती हूँ। ना ही होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है ये कहकर रोती हूँ। बहू, तू मुझे मेरी कंजूसी पर भाषण देने आई है या तुझे कुछ और बात करनी है? माँ जी, मैं यहाँ आपको कंजूसी पर भाषण देने नहीं आई, कुछ बात बताने आई थी। क्योंकि आपको कंजूसी पर भाषण देने का मतलब नहीं है। आप कंजूस नहीं, महाकंजूस हैं। हो गई तेरी बकवास। तुझे मुझे कंजूस बोलना है, बोल ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही मैं तेरी बातों में आकर अपने पैसे खर्च करूँगी। कावेरी और काजल आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी काजल का पति रूपेश वहाँ आता है और उन्हें बात करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, सास और बहू एक साथ एक कमरे में? अरे मुझे भी बताओ भाई, कौन सी मीटिंग चल रही है आप दोनों की? कुछ नहीं बेटा, ये तेरी नई नवेली बीवी मुझे कंजूस बता रही है कि मैं सही जगह पैसे खर्च करना नहीं जानती हूँ। वैसे माँ, काफी हद तक काजल ठीक कह रही है, कंजूस तो हो आप। अच्छा बेटा, बीबी के आते ही माँ को भूल गया। सही कहते हैं लोग, बीबी आते ही लड़के बदल जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग अपनी बातें छोड़कर मेरी बात सुनिए। माँ जी, आपको जितनी कंजूसी दिखानी है दिखाइए, लेकिन अपने साथ, मेरे साथ नहीं। मेरा हमेशा से ये सपना था कि मेरे ससुराल में मेरी मुंह दिखाई थोड़ा शानदार और महंगे तरीके से हो। जैसे जब मैं सीढ़ियों से उतरूं तो स्पॉटलाइट मेरे ऊपर पड़े, मेरी मुंह दिखाई का लहंगा सोने के तारों से जड़ा हुआ हो, मेरे सारे गहने डायमंड के हों, पूरा घर महंगी चीजों से सजा हुआ हो। और बस करो महारानी, अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। समझी? किसी भी सास ने अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई नहीं की होगी जिसके सपने तू देख रही है। माँ जी, किसी सास ने अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई नहीं की होगी, तो क्या आप भी नहीं करेंगी? ये जो तेरी इतनी महंगी मुंह दिखाई का सपना है ना, तू उसे अपने पास ही रख। मैं नहीं करने वाली तेरी इतनी महंगी मुंह दिखाई। अरे इतनी महंगी तो मैंने अपने बेटे की शादी नहीं की, जो कि एक लौता लड़का है मेरा, जितनी महंगी की तू मुंह दिखाई का फंक्शन करने की बोल रही है। रूपेश जी, आप ही समझाइए ना माँ जी को, ये मेरा सपना है। अगर नहीं होता हमारे पास तो बात और थी, लेकिन हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। फिर भी मेरे ससुराल में मेरी महंगी तरीके से मुंह दिखाई नहीं हो सकती है।
माँ करवा दीजिए ना काजल की मुंह दिखाई की रस्म उसके तरीके से। आखिरकार आपकी एक लौती बहू है, कौन सा आपको हमेशा अपनी बहू की मुंह दिखाई करानी है। तू तो बीच में बिल्कुल बोल ही मत। जब देखो बीबी का पल्लू पकड़कर उसी की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तुझे तो हमेशा उसी की बात अच्छी लगती है, कभी अपनी माँ की भी सुन लिया कर। यार कहाँ मैं इन औरतों के बीच में फंस गया हूँ। माँ की तरफ बोलूं तो बीवी से जाऊं, बीवी की तरफ बोलूं तो माँ से जाऊं। माँ आप गलत समझ रही हैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आखिर में आपको मुंह दिखाई का फंक्शन करवाना ही पड़ेगा ना। तो मेरा कहना बस इतना था कि जिसकी मुंह दिखाई का फंक्शन है उसी की पसंद का क्यों ना करवा दें। रुपेश जी सही कह रहे हैं माँ जी। आप ही सोचिए, अगर आप अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई करेंगी तो मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। आपकी धाक जमेगी उनके बीच में, वो अलग। मुझे ज्यादा हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर मुंह दिखाई का फंक्शन रखना है तो सिंपल तरीके से होगा। ये इतना पैसा खर्च करके मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई करने वाली नहीं हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर काजल बहुत उदास हो जाती है। कुछ समय बाद रुपेश काजल को समझा बुझाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ काजल आए दिन अपनी सास के सिर्फ महंगे मुंह दिखाई की ही डिमांड करती रहती है, जिस पर कावेरी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कावेरी की पड़ोसन कुंती उसके घर आती है और हंसते हुए कहती है, क्या बात है कावेरी, बहू को आए हुए महीना हो गया है लेकिन अभी तक मुंह दिखाई का फंक्शन नहीं रखा। सभी मोहल्ले की औरतें आपस में बातें कर रही थी। पता नहीं क्या बात है जो कावेरी ने अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं करी। कर दूंगी कुंती बहन बहू की मुंह दिखाई। बहू कौन सी भागी जा रही है, रहना तो उसे हमारे घर में ही है। वो क्या है ना कि अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है। रहने दो कुंती बहन, सब कहने वाली बातें हैं। जिसको करना होता है उसके लिए सब समय शुभ होता है। क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि सब होते हुए भी तुम कितनी बड़ी कंजूस हो। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे पीठ पीछे बुराई करने की आदत नहीं है ना, इसलिए सामने ही बोल दिया। आस पड़ोस के सभी लोगों को यही लगता है कि तुम अपनी कंजूसी के चलते अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं कर रही हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई का फंक्शन कंजूसी की वजह से नहीं बल्कि महंगी मुंह दिखाई के फंक्शन की वजह से नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जिसे जो समझना है वो समझ सकता है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक खास पड़ोसी होने के नाते मेरा बताने का फर्ज था, जो मैंने बता दिया। अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। कुंती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कावेरी सुबह के समय मंदिर से लौट रही होती है कि तभी वो अपनी कुछ पड़ोस की औरतों को आपस में बात करते हुए सुनती है। मुझे लगता है कि जरूर कावेरी की बहू में कोई कमी है, तभी तो उसने आज तक अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की कि कहीं सबको उसकी बहू की कमी का पता न चल जाए। बात तो तुम सही कह रही हो, वरना कौन सी ऐसी सास होगी जो अपनी बहू की मुंह दिखाई ना करवाना चाहती हो। लोग उसकी बहू को देखकर उसकी तारीफ करें, या हो सकता है वो कंजूस है हद से ज्यादा, इसलिए भी ना किया हो। अपने पड़ोसियों की सारी बातें सुनकर कावेरी चुपचाप अपने घर चली जाती है और बहुत सोचने विचारने के बाद वो मार्केट जाकर सोने से जड़ा हुआ लहंगा और डायमंड के गहने लेकर घर आती है और सीधे अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे सारा सामान देते हुए कहती है, बहू तू सही कह रही थी। आज पड़ोस वालों को भी ये बताना जरूरी है कि ना ही मेरी बहू में कोई कमी है और ना ही मेरी नियत में। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि कावेरी की बहू जैसी महंगी मुंह दिखाई करवाना सबके बस की बात नहीं है। माँ आप सच कह रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप अपनी बहू की महंगी मुंह दिखाई का फंक्शन करने के लिए तैयार हो गई और खुद जाकर सामान भी लेकर आई हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि माँ जी मेरी महंगी मुंह दिखाई करवाने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन माँ जी आप ये सब खुशी से कर रही हैं या मन मार कर? नहीं बहू, मैं जो कर रही हूँ खुशी से कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ। अगर मुंह दिखाई करूँगी नहीं तो लोगों को अपनी बहू से मिलवाऊंगी कैसे। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, जब तक मैं फंक्शन की और तैयारी देख लेती हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और काजल अपनी पसंद के गहने और लहंगा पाकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद कावेरी फंक्शन की सारी तैयारी अपनी बहू की पसंद के अनुसार ही करवाती है। फिर चाहे वो एंट्री के समय स्पॉटलाइट हो या महंगी साज सजावट हो। कावेरी की बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई का फंक्शन देखकर सभी मोहल्ले वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
इस तरह से कावेरी अपनी और अपनी बहू पर उठने वाली आवाज का जवाब बिना कहे ही दे देती है। वहीं दूसरी तरफ काजल का अपने ससुराल में महंगी मुंह दिखाई का सपना भी पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।